गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। और कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे यूनिट 6 का ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ जो है यूनिट 6, उसका हम टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ रहे थे। तो जो हमने अभी आधा ही पढ़ा हुआ है, तो आज हम उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे। क्या क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन के ऊपर हो या प्लांट के ऊपर, एम्फीबियंस, मैरीन इकोसिस्टम, इनके ऊपर हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन का। और कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स जो हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड क्या एफर्ट्स हुए हैं, पूरा वर्ल्ड ने क्या एफर्ट किया है कि ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो और बचा रहे, ऐसे कुछ केमिकल्स या ऐसे कुछ गैसेस लिबरेट ना हो हवा में, जिससे हमारा ओजोन लेयर डैमेज ना हो। तो कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए हैं टू कम्पैक्टिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आज हम इफ़ेक्ट्स और ये सब पढ़ने वाले हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के, हम वो पढ़ रहे हैं। ओजोन जो है जब वो डिप्लीट हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये एक होल बनाता है उस लेयर में। ठीक है, ये जो होल है, इस होल के थ्रू फिर जो सन से रेज आती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज है, जो मैंने आपको कल ही बताया था ABC है, जिसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज जो B और C है काफ़ी डेंजरस हैं। तो अल्ट्रावायलेट C को ये एब्जॉर्ब करती थी, बट अब होल बन गया तो ये सारी अल्ट्रावायलेट रेज एकदम से नीचे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आराम से एंटर कर सकती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की जो होती है, ये बहुत सारे हार्मफुल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट करती है और बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट करती है, ना कि सिर्फ हमारे ऊपर, पूरे एनवायरमेंट के ऊपर इन अल्ट्रावायलेट रेज का काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है अगर ये इस होल के थ्रू पूरा हमारे अर्थ तक पहुंचते हैं। अब हम एक नज़र डालेंगे कि ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है, इसमें जो होल हो रहा है, ये किस तरीके से जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी है, इसमें बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, उनके ऊपर इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ते हैं। अब जो हमारा पहला हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या है ह्यूमंस के ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीशन का। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए स्किन कैंसर। जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जब इनके साथ हमारा एक्सपोजर होगा, अगर हमें ये जो ये ओजोन लेयर में जो होल हुआ है उसके थ्रू अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पहुंचती है, तो हमारी स्किन पे जब ये पहुंचेगी तो बहुत सारा स्किन कैंसर, ऐसे टाइप की डिजीज़ेस ये हमारे अंदर क्रिएट करती हैं, जिसमें हमारा मैलिग्नेंट मेलेनोमा, बेसल एंड स्क्वेमल सेल्स कार्सिनोमा, जो आपने ये 9th में ये सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, ये बहुत सारे उन सेल्स को डैमेज करता है, पूरी स्किन को डैमेज करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन के ऊपर, आई डैमेज। जब डायरेक्ट यूवी रेडिएशन के से हमारा कांटेक्ट होगा तो उसकी वजह से फोटोकेराटिटिस हो जाता है, मतलब एकदम से हमें धुंधलापन सा दिखता है। ठीक है, धुंधला सा, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तभी क्यों लगाते हैं, बहुत सारे सन ग्लासेस लगाते हैं ताकि उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है रेज से ना हो। तो अगर ये डायरेक्टली यूवी रेज हमारे को अर्थ पे आती है और हमारे आँखों पे कांटेक्ट आते हैं, तो उससे क्या होता है, आई डैमेज हो जाती है। थर्ड वन है इम्यून सिस्टम डैमेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम तक को भी खतरे में डालती है। जितना जितना यूवी रेज का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, इम्यून सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। हम बाहर की हवा सांस लेते हैं, हर चीज़ से हमारा इफ़ेक्ट है, क्योंकि सन है ये हमें फ्रेशनेस भी देता है, विटामिन डी भी देता है, पर इसमें कुछ ऐसी रेज भी हैं जो हार्मफुल होती हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी हार्म करती है। फोर्थ वन है एक्सेलरेटेड एजिंग ऑफ स्किन। हमारी जैसे धीरे धीरे विथ एज हमारे चेहरे पे हो या स्किन पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं, मगर वो विथ एज होता है, मगर जितना हम ज़्यादा यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में आएंगे, हमें वो बहुत जल्दी होने लगेगा। एज से भी पहले ही हमें वो रिंकल्स
एजिंग होने लगेगी, स्किन एकदम से ब्रेक हो जाती है, रैशेस पड़ते हैं। मतलब आप देखेंगे वो जो एकदम फेयर स्किन वाले होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ही वो रैशेस आने लगते हैं। फ़ोटो एलर्जीज़ होती हैं, जैसे बहुत सारे जो लोग बाहर धूप में निकलते हैं उनको एकदम से एलर्जी, आपने सुना ही होगा, एलर्जी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यूवी रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने से आ जाती हैं। अब मतलब एकदम से जो एजिंग होनी होती है स्किन की विथ अपने एज के हिसाब से, वो एकदम से फास्ट फास्ट होने लगती है, एज से पहले ही वो एजिंग होने लगती है। फिफ्थ वन है कुछ जो इम्पैक्ट्स हैं कि हम जब ये ओजोन केमिकल्स जो हैं जो भी निकलते हैं वो हमें ब्रीथिंग में, हमें चेस्ट पेन देते हैं, थ्रोट इरिटेशन देते हैं, हमारी लंग का फंक्शनिंग कम करते हैं। क्योंकि जो ये ओजोन है अगर ये हमारे डाउन हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे वाले लेवल में है तो ये एज ए पोल्यूटेंट है, हायर लेवल में है तो ये एक अच्छा हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इम्पैक्ट यही है कि सन रेज़ का कि ये जब पड़ेंगी तो नीचे लेवल के ओजोन के ऊपर भी पड़ती हैं, उसको भी ब्रेक डाउन करेगी, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। स्किन कैंसर है, आई डैमेज है, या इम्यून सिस्टम हो, एजिंग जल्दी होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो ये ह्यूमन के ऊपर होता है अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ को ओजोन लेयर ने बीच में ही नहीं पकड़ा, अगर वो डायरेक्टली हमारे तक पहुंचा तो ये है उसका इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स। कुछ जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के क्या है कि यूवी रेडिएशन जो है वो फ्लावरिंग का टाइमिंग, किस टाइम पे प्लांट्स में से फ्लावर निकालने हैं उनकी एक टाइमिंग होती है, उसके साथ भी यूवी रेडिएशन जो है वो मतलब इंटरफेयर करती है। और कितने फ्लावर्स निकलने हैं, कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स निकलने हैं उसके साथ भी इंटरफेयर करती है, मतलब पूरी प्रोसेस के साथ ये इंटरफेयर करती है। तो आप देखेंगे प्लांट्स की जो नेचुरल रिप्रोडक्शन थी, उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी उनकी जो लाइफ प्रोसेस थी उसके साथ भी यूवी रेडिएशन जो है अपना इंटरफेरेंस डालती है। फ्लावरिंग की टाइमिंग के साथ, मैच्योर मतलब होना उनका किस तरीके से वो जल्दी ही हो जाते हैं या कितने नंबर ऑफ़ फ्लावर्स उसके साथ भी। दूसरा है कि प्लांट की ग्रोथ जो है कैन बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय यूवीबी रेडिएशन। उसकी ग्रोथ जो है उसको डायरेक्टली यूवीबी रेडिएशन जो है वो इफ़ेक्ट करता है। कितना भी मैकेनिज़्म यूज़ कर लो, कितना भी मतलब इनके इफ़ेक्ट्स को कम कर लो, फिर भी प्लांट की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट जो प्रोसेस प्लांट का होता है वो अफेक्टेड रहता है। ठीक है, यूवीबी रेडिएशन प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देता है। थर्ड वन है कि जो वेजिटेशन डैमेज, जैसे कि कोई भी यूवी रेज आती हैं वो क्लोरोसिस करेगी। क्लोरोसिस है कि वो उनका क्लोरोफिल ही ख़त्म हो जाएगा, वो एकदम से येलोइश पड़ने लगेंगे, का जो ग्रीन पिगमेंट उसमें था क्लोरोफिल वो ख़त्म होता है इन रेज से। तो प्लांट्स में जो वेजिटेशन का जो ग्रीनिश कलर रहना है प्लांट में वो ख़त्म हो जाता है, तो क्लोरोसिस होता है। लीव एब्सेशन हो जाता है। लीव एब्सेशन क्या हुआ कि नॉर्मली लीव जो हैं जब नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्ते जड़ जाते हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है एब्सेशन। मगर जब ये रेज होती है ना ये एकदम से उनको शेड कर देती है, उनको प्रीमैच्योरली पहले ही शेड कर देती है। उनको शेड नहीं होना होता है, वो एकदम से उसको शेड कर देती है। इतना ज़्यादा उनको हार्म करती है, उनकी सेल्स को डैमेज करती है कि लीव जो है वो एकदम से शेड होने लगता है प्लांट से। ठीक है, तो फिर प्लांट्स में वेजिटेशन ही नहीं रहेगी तो फिर वो उसको खाली डंडी लेके तो नहीं जी सकता है। फोर्थ है कि ये रिड्यूस करता है जो इफ़ेक्टिवनेस है प्लांट फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है मतलब कि खाना बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, सिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट जो भी उसको ज़मीन से मिलते हैं, वाटर मिलता है, उन सब को मिला के वो फोटोसिंथेसिस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब सनलाइट के साथ सिर्फ खाली सनलाइट ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी यूवी रेज हैं जो इस फोटोसिंथेसिस को ही अफेक्टेड करती है, ख़त्म करती है। एज वेल एज
जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, उनको भी ये मतलब उनके बीच में भी एक बाधा बनता है, रुकावट का काम करता है। तो इस तरीके से ये प्लांट को भी ख़त्म करते हैं यूवी रेज़। अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं अगर उनको रोका नहीं गया बाय ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन में अगर होल हो गया तो वो तो एकदम से पास ऑन हो जाएंगे और अर्थ तक पहुंचेंगे, तो ये प्लांट को इतना ज़्यादा हार्म करेंगे। फिर अगर प्लांट को इतना हार्म होगा ना तो वो पूरा फूड चेन को हार्म है, क्योंकि उसी प्लांट को हर्बीवोर खाएगा, उसको फिर कार्निवोर खाएगा, तो पूरे प्लांट को हार्म होगा। तो फूड चेन ही पूरा मतलब इकोसिस्टम ही हिल जाएगा। अब है इफ़ेक्ट्स ऑन एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियन वो हैं जो हवा में भी, पानी में भी, ज़मीन में भी रहते हैं, वो जानवर। जब ओजोन की डिप्लीशन होती है, इसका जो आगे जाके इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो एम्फीबियन स्पीशी है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से, क्योंकि यूवी रेज आ रहे होंगे तो वो एम्फीबियन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ओजोन डिप्लीशन जो है बहुत सारे एम्फीबियंस को उनके अर्ली स्टेज में, जो उनकी लाइफ जो साइकिल था, जैसे कोई लाइफ साइकिल शुरू होता है छोटा सा बच्चा से लेकर बड़ा मैच्योर होने तक, वो उसका लाइफ स्टेज चल रहा होता है, लाइफ साइकिल है। पर जो ओजोन डिप्लीशन है वो इस एम्फीबियन को अर्ली स्टेज में ही मतलब क्या करती है, इफेक्टेड करती है। तो जब अर्ली स्टेज में ही इफेक्टेड हो गया तो आगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं। कुछ इफेक्टेड जैसे उस जो लार्वा होता है, जो छोटा सा बच्चा एक आप ले लीजिए, बिल्कुल छोटा सा, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को ये हैम्पर करता है। ठीक है, जो उनका बिहेवियर होता है छोटे से ही अर्ली स्टेज में, और उसका जो हैबिटाइट होता है उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है। और कुछ स्पीशीज़ में डिफॉर्मिटीज़, मतलब उनके हाथ पाँव, उनके चेहरा, उनके सर, कुछ ना कुछ उनमें मतलब कमियां आ जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। इम्यूनिटी भी उनकी डिक्रीज़ हो जाती है। और कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं वो उनको कुछ डिजीज़ हो जाती है, कुछ उनके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और अल्टीमेटली उनकी जाके डेथ होने लगती है। और कुछ स्पीशीज़ में रेटिनल डैमेज, ब्लाइंडनेस सम स्पीशीज में होते हैं। तो अर्ली स्टेज में ही उनको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। जब वो अर्ली स्टेज में ही कॉम्प्लिकेशन का सामना करते हैं, आगे जाके लाइफ जो उनकी लाइफ साइकिल है वो आगे चल ही नहीं पाती, क्योंकि उनका अर्ली स्टेज ही रुक चुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो एम्फीबियंस के ऊपर अपना असर छोड़ देते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, अगर हमारा ओजोन नहीं है तो अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच के हमारे एम्फीबियंस के ऊपर भी बहुत असर छोड़ते हैं। अब है इफ़ेक्ट मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैरीन। मैरीन हो गया जो सॉल्टी होता है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो मैरीन इकोसिस्टम है, पर्टिकुलरली इसमें जो जू प्लैंक्टन्स, मतलब जानवर, एनिमल्स की फॉर्म मान लो, प्लैंक्टन्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, हमारे जो खुद खाना बनाते हैं सनलाइट के मदद से। पर्टिकुलरली कुछ प्लैंक्टन जैसे फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरियोप्लैंक्टन, ये इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है बाय इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। ठीक है, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो एक बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं एक्वाटिक सिस्टम में फूड चेन का, क्योंकि यही तो खाना बनाते हैं, यही तो प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल या अर्थ पे आप देख लीजिए, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं खाना, मगर यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो ये एक फूड चेन को, ओशन में कार्बन साइकिल, ये सब मेंटेन करता है फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन जो है ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये इन्हीं माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सर्वाइवल रेट को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। उनकी ओरिएंटेशन, वो कैसे रह रहे हैं, किस स्पेस में हैं, किस जगह में हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका घूमना फिरना, वो हैम्पर कर देता है, वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो एंटायर इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो इफ़ेक्ट है
मैरीन इकोसिस्टम का, उसमें फाइटोप्लैंक्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट फाइटोप्लैंक्टन की हर एक चीज़ को ये रोक देता है अल्ट्रावायलेट रेस। अगर ओजोन नहीं हुआ तो ये एकदम से आ जाएगा और पूरा इकोसिस्टम को खतरे में डाल देता है ये। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हुए हैं फॉर कम्बैक्टिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऐसे कौन से एफर्ट्स लगाए गए इंटरनेशनली ताकि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है बाय ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के द्वारा, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनके द्वारा ये हो रहा है, तो वो हम अब पढ़ते हैं। जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब एक टाइप के उसूल मान लो, आप गाइडलाइंस मान लो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इन सब्सटेंसेस पे मतलब ये एक एफ़र्ट डाला गया कि जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं, जो ये प्रोटोकॉल था ये वियना कन्वेंशन में किया गया है। वियना में एक कन्वेंशन हुआ, वहाँ पे किया गया ताकि प्रोटेक्शन हो ओजोन लेयर की। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ऐसे डिज़ाइन की गई कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। कैसे? बाय फेजिंग आउट ये जो जितने भी न्यूमरस सब्सटेंसेस हैं, इनका जो प्रोडक्शन है उसको एकदम से निकाल दे, उनका प्रोडक्शन कम करे, जो ओजोन डिप्लीशन का कारण बन रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, जो भी केमिकल्स, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनको एकदम से फेज आउट करें। ठीक है, इट वॉज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987। ये सबसे पहले ये एग्री इस पे हुआ कि ये सब्सटेंसेस थे जिनने ओजोन को डिप्लीट करने में अपना योगदान दिया है। बाद में जब ये पूरा प्रोटोकॉल बना, ये एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 सितंबर 1989 में ये फोर्स में आया। इसकी पहली मीटिंग हेलसिंकी में हुई मई 1989 में। एज अ रिज़ल्ट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना कि जो ओजोन होल जो है, मतलब उस ये एक कि जो हो रहा है ड्यू टू दीज सब्सटेंसेस, हम इनको फेज़ आउट करेंगे, इनको यूज़ ना करें, इनके जगह अल्टरनेटिव्स यूज़ करें। इसमें वही चीज़ें डिस्कस हुई और कंट्रीज़ को बोला गया कि इम्प्लीमेंट करना है ये चीज़ें। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर था, ओजोन होल जो था अंटार्कटिका में, इसके बाद वो धीरे धीरे रिकवरिंग होने लगा, क्योंकि जब कम होने लगे सब्सटेंसेस तो प्रोडक्शन उनकी कम होने लगी, उनको फेज आउट ही करा गया। तो फिर अंटार्कटिका का जो होल था वो धीरे धीरे रिकवरी होने लगा, क्योंकि ओजोन की एबिलिटी होती है वो डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है, फिर से रिजेनरेट भी होता है। अब जब डिस्ट्रक्टिंग सब्सटेंसेस ही कम हो गए तो वो ईजिली जल्दी रिजेनरेट हो जाएगा। क्लाइमेट प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट ओजोन लेयर जो है वो 1980s की जो लेवल थी उसकी, वो वापस आ जाएगा। अभी जितना उसके अंदर कमी हो गई है वो वापस 1980s में जैसा ओजोन था वैसे में वो आएगा, मगर 2050 से 2070 के बीच में तब तक टाइम लगेगा। बट हम जब ये प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो करेंगे, जब कंट्रीज़ इसको अच्छे से फॉलो करेगी, इन सब्सटेंसेस को फेज आउट करके रखेगी। ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये एक एग्जाम्पल बना एक्सेप्शनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, कि सबने माना नहीं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, पूरा इंटरनेशनली इसके ऊपर सबने काम किया। ये एक एक्सेप्शनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनी, क्योंकि सबको पता था अगर ओजोन में होल हुआ तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए एक वाइड स्प्रेड एडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन इस वाले प्रोटोकॉल का हुआ। सिंस देन इट हैज़ अंडरगॉन 8 रिविजन्स इसमें हुए। फिर हर बार रिविजन्स में और अच्छी अच्छी बातें आई और अच्छी अच्छी सुझाव आए। ठीक है, जैसे कि 1990 में लंदन में, 1991 में नैरोबी में, 1992 में कोपेनहेगन में, 1993 में बैंकॉक में, 1995 में वियना में हुआ, 1997 में मॉन्ट्रियल में। ठीक है, 1998 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 1999 में बेजिंग में, 2016 में किगाली
अडॉप्टेड बट नॉट इन फोर्स, अभी वो नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे सब जगह यही इसी के बारे में डिस्कस किया गया। अब हम कुछ जो इसमें अमेंडमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या है, वो थोड़े बहुत हम पढ़ते हैं। लंदन एग्रीमेंट था 1990 में। उन्होंने क्या चेंज किया, ओडियस इमिशन। किस तरीके से ओडियस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जो इमिशन हो रहा है, उसका जो शेड्यूलिंग है, उसको एकदम से चेंज किया। उन्होंने किया कि कंप्लीट फेज आउट किए कुछ ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, जो मैंने आपको कल ही बताए थे। कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इन्होंने क्या किया कि लंदन अमेंडमेंट में बोला गया कि इनको कम्प्लीटली फेज आउट करना है बाय 2000। कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। डेवलप्ड कंट्रीज़ को अब इन सब्सटेंसेस को यूज़ नहीं करना है, एकदम से ख़त्म करना है। लगभग 2000 तक उनको ये प्रोसेस करना था, और 2010 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन सारे सब्सटेंसेस को फेज़ आउट करना है। मीथाइल क्लोरोफॉर्म जो है, इसको भी इस लिस्ट में डाल दिया गया कि वो भी जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इसलिए उसको फेज़ आउट करो, ठीक है। और मिथाइल के लिए, ये मिथाइल क्लोरोफ्लोरो का के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो टारगेट ईयर था वो 2005 था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का था 2015। तब तक इनको इस सब्सटेंसेस को अपने किसी भी प्रोडक्शन प्लांट में एकदम से फेज़ आउट करना है। कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना है, बल्कि ये नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। उसके बाद है कोपेनहेगन अमेंडमेंट, जो 1992 में हुआ है अमेंडमेंट। वहाँ पे तब ये मतलब एक मीटिंग बैठी। इसने भी सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट किया उस प्रोसेस को जिसमें फेज आउट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को, ठीक है। और इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया, ताकि इसको भी फेज आउट करवाए, निकाल दिया जाए प्रोडक्शन डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट से डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। और ये 2004 में पहले मतलब बिगनिंग हुई इसकी। इस एग्रीमेंट में CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथाइल क्लोरोफॉर्म ये टारगेट पे थे कि इनको कंप्लीट फेज आउट कराना है 1996 इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इन एडिशन मिथाइल ब्रोमाइड जो है, कंजप्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, उसको 1991 लेवल पे जो था उस लेवल तक लाना है। अब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 1992 में यही जो कोपेन अमेंडमेंट था, उसमें ये डिस्कस हुए कि कौन सी चीज़ को कब तक फेज़ आउट करना है। और उसके बाद है मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997। जो मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997 में, इसमें क्या बोला गया कि फेज़ आउट करना है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, HCFCs, डेवलपिंग कंट्रीज से, ठीक है। और क्या करना है? फेज़ आउट करवाना है मिथाइल ब्रोमाइड को, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों से। डेवलप्ड में करवाना है 2005 तक, और 2015 में करवाना है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। इन केमिकल्स को यूज़ में ही नहीं लाना है, एकदम से बाहर निकालना है, और जितना हो सके कम से कम यूज़ करना है। तो ये था मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट में। ये 3 अमेंडमेंट्स थे, आगे और भी 2 हैं। तो ये इम्पोर्टेंट थे, जिसमें यही डिस्कस किया गया कैसे हमें किस किस ईयर तक किस किस कंट्री में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री डेवलप हो चुकी है, ठीक है, तो उसको फटाफट ही ख़त्म करना है, इनको फेज़ आउट करना है अपने प्रोडक्शन प्लांट से। और जो डेवलपिंग है उनको अभी डेवलप होना है, इसलिए उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया गया ताकि वो थोड़ा डेवलपमेंट करे, तो बाद में जाके वो इस सब्सटेंसेस को फेज़ आउट करे, ताकि कम प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़े, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर तक इतने सारे केमिकल्स ना पहुँचे। क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया, एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1,00,000 मॉलिक्यूल ओजोन को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, और जो ब्रोमाइन है वो तो 40 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल से। इसीलिए इनको फेज़ आउट करवाना है अपनी प्रोडक्शन से। अब है बेंजिंग अमेंडमेंट 1999। इसने क्या किया कि
टाइटली इसने कंट्रोल किया कि प्रोडक्शन और जो ट्रेड हो रहा है HCFCs हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, उसको एकदम से उसके ऊपर नकेल कस दी। ब्रोमोक्लोरोमीथेन जो है को भी उसी लिस्ट में डाल दिया कि किस किस सब्सटेंस को हमें कंट्रोल्ड सब्सटेंस में रखना है, कि किसी लिमिट में यूज़ करना है, ना कि हैफाजर्डली यूज़ करना है। एकदम टाइट कंट्रोल उसके ऊपर रखा और इनको फेज आउट करना है। टारगेट ईयर है 2004, इसमें बताया गया 2004 टारगेट ईयर है और उसके साथ ही इसको फेज आउट करना है। उसके बाद है किगली अमेंडमेंट जो 2016 में इसने फिर से एक्सटेंड किया कि कंट्रोल करे, ये फेज डाउन करे प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, बिकॉज ये सब्सटेंसेस जो हैं ये सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी करते हैं। साथ साथ में इनके ये ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट भी नुकसान में आ रहा है। तो ये HCFCs जो हैं ये सिर्फ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस भी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस डैमेजिंग आवर अर्थ इकोसिस्टम। तो इन अमेंडमेंट्स में यही डिस्कस किया गया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एक इंटरनेशनल एफर्ट था जो इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया गया और एकदम से फेज आउट करना ये किया गया। ये एक इंटरनेशनल कॉपरेशन आप बोलेंगे जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो वाइड स्प्रेड एडॉप्शन रहा, एकदम से आप देखेंगे एक्सेप्शनली इंटरनेशनल कॉपरेशन थी ये, जिसमें ये सारे सब्सटेंसेस को फेज आउट किया गया। तो धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है वो रिकवरी होती गई। तो इसी के साथ आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।